बेटा लिखना शुरू कर दें। चले माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, IS 7। आज उसको पूरा समझना है, फर्स्ट लेक्चर है उसका, पूरा समझना है और एक सवाल बस करना है, बस एक सवाल हमने आज करना है। ओके राइट। अब आपके सामने देखें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है। जिस तरह आपने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे, 5 कंपोनेंट्स याद है? एसओ एसओसीआई, सोशी, एसओएफपी, ये तीनों हमने पढ़े ना पिछले दिनों, लास्ट वीक। इसी तरह बेटा अब ये एक कंपोनेंट है एसओसीएफ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और इसके ऊपर जो गवर्न करता है स्टैंडर्ड IS 7, यानी इसको, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी डिस्कशन है, वो सब की सब IAS 7 ने हमें बताई है। ये सारी डिस्कशन हमें IAS 7 ने हमें बताई है। ओके, अब सबसे पहला एक सवाल आया, सर इस कैश फ्लो को बनाने की जरूरत क्या है? इस कैश फ्लो को बनाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा पैसों की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने हैंड रेस किया। उसने कहा सर पैसों की इंफॉर्मेशन तो बैलेंस शीट से भी मिल जाती है। तो मैंने कहा कैसे? पैसों की इंफॉर्मेशन तो बैलेंस शीट से भी मिल जाती है। तो मैंने कहा कैसे? तो उस बच्चे ने एक बड़ी प्यारी बात की, बोला सर आपको पता है कि हमेशा रियल लाइफ में कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन होती है। रियल लाइफ में कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन होती है। यानी इधर देखो, आपने अगर 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके घर आएगी तो 2018 की बैलेंस शीट भी गिवन होती है। और आप सबको पता है कि बैलेंस शीट में एक चीज होती है करंट एसेट्स, और करंट एसेट में बैंक बैलेंस लिखा होता है। तो अब देखें, यहाँ देखें, लास्ट ईयर बैंक बैलेंस कितना था? 2 मिलियन। लास्ट ईयर बैंक बैलेंस था 2 मिलियन, इस साल 6 मिलियन हो गया। तो बच्चे ने कहा यार बैलेंस शीट से नजर तो आ रहा है, बैलेंस शीट से नजर तो आ रहा है कि बैंक बैलेंस 4 मिलियन से बढ़ रहा है। बैलेंस शीट से नजर तो आ रहा है कि बैंक बैलेंस 4 मिलियन से बढ़ रहा है। मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे, बैलेंस शीट से ये जरूर नजर आ रहा है कि बैंक बैलेंस 4 मिलियन से बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा कि ये क्यों बढ़ रहा है। बैलेंस शीट से ये तो नजर आ रहा है कि बैंक बैलेंस 4 मिलियन से बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा क्यों बढ़ रहा है। तो इस क्यों को जानने के लिए, इस क्यों को जानने के लिए हमें कैश फ्लो बनानी है। सुनो, हो सकता है ये 4 मिलियन इसलिए बढ़ाओ क्योंकि कंपनी ने लोन ले लिया। हो सकता है ये 4 मिलियन इसलिए बढ़ाओ क्योंकि कंपनी ने लोन ले लिया। अल्लाह के बंदो, अगर कंपनी लोन लेके पैसा जनरेट कर रही है तो कौन सा तीर मार रही है? कंपनी लोन लेके पैसा जनरेट कर रही है तो कौन सा तीर मार रही है? कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हो सकता है ये 4 मिलियन इस वजह से आया हो कि कंपनी ने अपने फिक्स एसेट बेच दिए हो सकता है ये 4 मिलियन इस वजह से आया हो कि कंपनी ने अपने फिक्स एसेट बेच दिए। तो अगर फिक्स एसेट बेच के पैसा आ रहा है तो कौन सी बड़ा तीर मारा? फिक्स एसेट तो वो एसेट होते हैं जो यूज करने की नीयत से लिए जाते हैं। तो मालूम हुआ कि भाई पैसा बढ़ने की, ये तो नजर आ रहा है कि पैसा इतने से बढ़ा, लेकिन उसकी वजह नहीं नजर आ रही। तो उस वजह को जानने के लिए, उस वजह को जानने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं। हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं, एसोसिएट बनाते हैं, हाँ राइट, ताकि हमें ये रीजनिंग पता लग जाए। अब IS 7 ने
IS 7 ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 छतों में डिवाइड कर दिया है, 3 हेड्स में डिवाइड कर दिया है। पहले का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग और तीसरे का नाम है फाइनेंसिंग। पहले का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरे का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, अभी पूरी कैश फ्लो बनाऊंगा भैया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय डेफिनेशन ये है आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय डेफिनेशन क्या है, आराम से सुनो, आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, यानी जो इदारे का प्रिंसिपल काम है। जैसे हमारे इदारे का मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट का प्राइमरी काम टीचिंग है, सही है, तो जो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कैश फ्लोज हैं वो सारे हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। तो टीचिंग से जो सेल्स हो रही है, जो कॉस्ट लग रही है, जो रेंट लग रहा है, ये सारा मार्कर्स खरीदे जा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेशंस कैश फ्लोज हैं, सही है, ऑपरेशनल कैश फ्लोज हैं। तो जितने भी ऑपरेशनल कैश फ्लोज हैं वो सारे यहाँ आएंगे। ऑपरेशनल कैश फ्लोज सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे। सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैश फ्लोज आएंगे। तो मोटे मोटे इन्वेस्टमेंट क्या है, मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट बताऊं, मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है आप कोई नए फिक्स एसेट खरीद रहे हो। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक नया जनरेटर खरीदा, तो जनरेटर में पैसे इन्वेस्ट किए, तो फिक्स एसेट के बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड के कैश फ्लोज। या अगर हमारे इदारे के पास मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट का एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो हमने कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, ये इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज है। हमने कोई प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ये इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज हैं, सही है, ये सारे इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बेटा आप सबको पता है देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, there are two major sources of finance, one is debt and one is equity, one is debt and one is equity। तो यार फाइनेंस जनरेट करने से रिलेटेड, जो भी कैश फ्लोज हैं, जैसे आपने कोई लोन ले लिया या लोन रीपे कर दिया या शेयर इशू करके पैसा जनरेट कर लिया, वो सारे कैश फ्लोज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। वो सारे कैश फ्लोज मेरे प्यारे बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। वो सारे कैश फ्लोज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं, वो सारे के सारे कैश फ्लोज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ओके राइट। तो अभी तक मैंने ज्यादा बातें नहीं की, बहुत कम चीजें आपको बताई हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने की वजह कि देखो वैसे बैलेंस शीट से बैलेंस शीट से ये तो पता लग जाता है कि पैसा कितना जनरेट हुआ है, कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया, नया पैसा कितना आया है, लेकिन उसकी वजह नहीं पता लगती। तो उसकी वजह को जानने के लिए आप पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हो, सही है। और IS 7 ने पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को 3 हेड्स में डिवाइड कर दिया है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, आराम से लिख लें, मैं चुप हूँ, आराम से टेक योर टाइम। थोड़ी सी आज एनर्जी दिखानी होगी, थोड़ी सी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको अगर आज बिजनेस करना है तो देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। या तो आप अपने घर से इक्विटी लेकर आओगे, ओनर अपना पैसा लेकर आएगा, या आप लोन लोगे, तो लोन इज कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग, सही है। तो इस फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कैश फ्लोज हैं वो सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। जैसे आपने लोन लिया तो पैसे आए, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। लोन रीपे किया तो पैसे गए, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। आपने न्यू शेयर इशू किया, तो शेयर इशू करने की वजह से ओनर का पैसा बिजनेस में आता है ना, तो ये इक्विटी फाइनेंसिंग है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसी ने पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारे ऑपरेशनल कैश फ्लोज आएंगे। जिस तवज्जो, ऑपरेशनल कैश फ्लोज जो इदारे के ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो हमारे इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन मैंने आपको क्या बताया, टीचिंग से रिलेटेड है, तो टीचिंग से रिलेटेड, क्लासेस कंडक्ट करने से रिलेटेड जितने भी कैश फ्लोज है सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे, सही। अब अब
सुकून से सुने। अभी मैंने कैश फ्लो बनाना शुरू थोड़ी किया है। अब कैश फ्लो बनाने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और एक मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो पूरी दुनिया में नॉर्मली यूज होता है और जो आपके एग्जाम में भी आता है वो इनडायरेक्ट मेथड है। जिस मेथड से अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो पूरा मैं आपके सामने पेश करूंगा वो सब का सब इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। सही है। अब इनडायरेक्ट मेथड के लिए मैं आपको एक लेक्चर देना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तवज्जो से गौर से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, राइट। थोड़ी सी इस टॉपिक के लिए तवज्जो चाहिए होगी। बहरहाल मैं इसके इतने दिन तक क्लासेस लूंगा और इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप कर तो लेंगे, लेकिन बस पहली क्लास के लिए थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी लाइट। चलो, इनकम स्टेटमेंट याद है? इनकम स्टेटमेंट, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ, तुम्हें याद होगी इनकम स्टेटमेंट। ये होती है इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, चलो बच्चों इधर देखो। पहले ये वैसे इनकम स्टेटमेंट तुम सबने पढ़ी हुई है, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही एक बार लिख लो, क्योंकि मैं जो कैश फ्लो बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट की कंटिन्यूएशन में बनाऊंगा। लिख लिया मेरे प्यारो प्यारो? लिख लिया? बोलो। चलो, होश में आ जाए। अच्छा, मैं पहले कैश फ्लो पूरी बना रहा हूँ, आप लोग पहले कॉपी करें, फिर आराम आराम से समझाऊंगा। अच्छा, कॉपी नहीं किया था? सॉरी, कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं, कर लें कॉपी, कोई इशू नहीं बेटा। सॉरी। चलो,
मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर एक साथ आराम से आपको टॉप टॉप लिखने का भी टाइम दूंगा। बेफिक्र बेफिक्र, पहले मुझे लिखने दो। लेट मी राइट। चलो भाई ये लिख लो। देखो मैंने पेज को पहले हाफ में ब्रेक किया है। पहले लेफ्ट हैंड साइड की पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। पीबीटी से स्टार्ट हो रही है, पहला लाइन लिखी है पीबीटी, फिर लिखा है एडजस्टमेंट फॉर, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा है, लॉस ऑन डिस्पोजल लिखा है, मैंने आपके सामने गेन ऑन डिस्पोजल लिखा है। सब आपके सामने लिखे हुए देख लें, देख सकते हैं आप। कॉपी करें, कॉपी करें आराम से, लिख लो भाई। कॉपी करें आराम से, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कॉपी करें, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग। 3 हेड्स बना दिए, ठीक है। बेटा लिख लें प्लीज।
इंटरेस्ट एक्सपेंस के नीचे लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज। इंटरेस्ट एक्सपेंस के नीचे लिखा हुआ है, किसी ने पूछा है क्या लिखा है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटोरी लिखा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल लिखा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पेएबल लिखा है। सही है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल लिखा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटोरी लिखा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पेएबल लिखा है। लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिया? नो इशू, लिखो लिखो लिखो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, लिखो। लिख लिया जी, बोले? बोलो। लिख लिया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पहली लाइन में लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, पहली लाइन में लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, दूसरी लाइन में लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ लोन नोट्स, तीसरी लाइन में लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन। वैसे ये नजर तो आ रहा है बिल्कुल साफ। मोबाइल पे बैठ के तो क्लास नहीं ले रहे तुम लोग, बेवकूफ। बेटा मोबाइल पे क्लास मत लिया करो, वरना मैं इतना सा नजर आऊंगा छोटा सा। खुदा के लिए बड़ी स्क्रीन पे क्लास लो।
चलो अब मेरी तरफ देखो, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ तो अब मैं मुझे बोलना पड़ेगा, आपने सुनना पड़ेगा। देखो पहली पहली बात, पहली अनाउंसमेंट सुनो यार। तीन एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीन एक्टिविटीज है मेरे बच्चों, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, सही है। अब छोड़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़ दो, पहले तुम सुनो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कान पे जोड़ दो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मेरी तरफ देखो। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, सिर्फ पैसों का आना और जाना, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, बिल्कुल देसी तरीके से। फिर सुनो, तीन एक्टिविटीज हैं, एक ऑपरेटिंग है, एक इन्वेस्टिंग है और एक फाइनेंसिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़ दो अभी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना रिकॉर्ड होता है, सही है। ओके, तो अब मैं पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तुम्हें समझाता हूँ। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या मशहूर मशहूर कैश फ्लोज हैं। देखो, आप नॉन करंट एसेट बाय करोगे, पूरी क्लास मेरे साथ चले, मेरे साथ फील करे। आप नॉन करंट एसेट बाय करोगे, आप नॉन करंट एसेट बाय करोगे, सुनो, तो पैसे आएंगे या जाएंगे? नॉन करंट एसेट खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। देखो नेगेटिव लिखा है, देखो तुम्हारे सामने मैंने नेगेटिव लिखा है, आउटफ्लो लिखा है, सही है। अच्छा, आपने नॉन करंट एसेट बेच दिया, आपने नॉन करंट एसेट बेच दिया, तो ये एक इनफ्लो है ना, पैसे आएंगे ना। तो देखो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, सही है। तीसरी मिसाल, आपने अपना पैसा किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपना पैसा किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, तो जब बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां से इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट उसका फल है, फिर इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट का फल है, इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट का फल है। तो इंटरेस्ट रिसीव भी हकीकत में इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव भी हकीकत में इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव है, पैसे आ रहे हैं, सही है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कान को खोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। मैंने आपके सामने मोटे मोटे कैश फ्लोज लिख दिए, बड़े मशहूर मशहूर, सही है, कि नॉन करंट एसेट का बाय करना, नॉन करंट एसेट का बेचना और इंटरेस्ट रिसीव करना। इंटरेस्ट रिसीव को कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव, सही है। अब इन तीनों को नेट कर लेना और इन तीनों का नेट आपके सामने ये आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैं रुक रहा हूँ, आप सोच लें, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैसों का आना और जाना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसों का आना और जाना। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने क्या बोला, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी पैसों का आना और जाना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी पैसों का आना और जाना, आना और जाना। अब देखो इधर, चलो सब बच्चे मेरी तरफ देखो, इदारे ने आज नए ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं। आप नए ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हो फॉर कैश, तो पैसे आते हैं ना, ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हो तो पैसा आते हैं ना भाई, फॉर कैश। तो देखो ये इनफ्लो है, देखो ऐड हो गया, मैंने प्लस में लिखा है ऐड, हाँ। अच्छा, लेस करने के लिए हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं, लेस करने के लिए अकाउंटिंग में हम ब्रैकेट बनाते हैं, सही है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, आप नए शेयर इशू करोगे तो वो यहाँ आ जाएगा, सही है। नंबर टू, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ लोन नोट्स। बेटा एक लोन फाइनेंस भी तो होता है, अभी बताया था, लोन यानी डेट फाइनेंस भी तो होता है। तो अगर आप लोन नोट्स इशू करोगे, इसका मतलब आप मार्केट से लोन ले रहे हो, आप मार्केट से कर्जा ले रहे हो, तो पैसे आ रहे हैं ना, तो देखो ऐड हो गए, सही है। इसी तरह आप लोन रीपे कर रहे हो, इधर देखो लोन रीपे कर रहे हो, तो आपके पैसे जा रहे हैं ना, तो रीपेमेंट ऑफ लोन इसमें से लेस हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन इसमें से लेस हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन इसमें से लेस हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, हाँ। नाउ ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड। बेटा अगर इदारा अपने मालिकान को कुछ पैसे वापस करेगा, अपने मालिकों को कुछ पैसे वापस करेगा, यानी कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगा, और ये आउटफ्लो है, ये क्या है, आउटफ्लो है। तो मालूम हुआ ये चार कैश फ्लोज, ये जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं, ये चार के चार बेटा फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं, और यहाँ भी मैंने सिर्फ पैसों का आना और जाना, सिर्फ आना और जाना, आ रहा है ऐड करो, जा रहा है लेस करो, और यूं आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है।
तो अभी तक मैंने सिर्फ दो, ये देखें दो एक्टिविटीज, यहाँ बोर्ड की इस तरफ देख लें, बोर्ड के इस तरफ दो एक्टिविटीज हैं, एक का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, सही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं, बस। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज कभी जिंदगी में सोचना भी नहीं डिफिकल्ट है, मुश्किल नहीं है। बस कैश फ्लोज ढूंढ के लिख दो, कैश फ्लोज ढूंढ के इसमें लिख दो, बस इसके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, मैं चुप हूं, आप देख लें। अब मेरी तरफ देखें, तीसरी एक्टिविटी जो सबसे अहम है, जिस पे आज हम, जिसको समझने के लिए हम जमा हुए हैं असल, उसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तीसरी एक्टिविटी का नाम है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या नाम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर असल में प्रॉफिट रिकंसिलेशन है। मैं नाम यूज कर रहा हूं ऐसा, आप डरे मत, प्रॉफिट रिकंसिलेशन है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गेम शुरू होगी प्रॉफिट से। ये देखो, गेम शुरू किससे होगी? प्रॉफिट से। इनकम स्टेटमेंट में जाके प्रॉफिट उठा के लिख देंगे और प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करेंगे कैश फ्लो में। प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करेंगे कैश फ्लो में, यानी उसमें प्रॉफिट पूरी रिकंसिलेशन करके दिखाएंगे कि प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है। तो एक बच्चे ने हैंड रेस किया, इधर सुने, बच्चे ने कहा सर, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, तो बच्चे ने कहा कि, बच्चे ने कहा, सुना इधर देखें, बच्चे ने कहा कि सर, क्या प्रॉफिट और कैश फ्लो एक ही चीज नहीं है? क्या प्रॉफिट और कैश फ्लो एक ही चीज नहीं है? मैंने कहा ना 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 ना, प्रॉफिट और कैश फ्लो में जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉफिट और कैश फ्लो में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि प्रॉफिट तो एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट तो एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है। बच्चे ने कहा समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक मिनट सुनना, मैंने कहा ये मुमकिन है, डायलॉग सुनो, ये मुमकिन है कि एक इदारे के पास 1 अरब रुपए का प्रॉफिट हो। ये मुमकिन है एक इदारे के पास 1 अरब रुपए का प्रॉफिट हो। ये मुमकिन है एक इदारे के पास 1 अरब रुपए का प्रॉफिट हो, 1 अरब रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन उस इदारे का जेब खाली हो। ये मुमकिन है कि एक इदारे के पास 1 अरब रुपए का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट 1 अरब रुपए का हो, लेकिन उसके जेब में 1 रुपए भी कैश ना हो। बच्चे ने कहा कैसे? मैंने कहा समझाता हूं, देखो, यहाँ देखो, यहाँ तो देखो, हो सकता है इदारे ने ईयर एंड से 1 हफ्ते पहले सारी की सारी क्रेडिट सेल की हो। इदारे ने ईयर एंड से 1 हफ्ता पहले एक बहुत बड़ी क्रेडिट सेल की हो। तो इदारे ने ईयर एंड से 1 हफ्ते पहले बहुत बड़ी क्रेडिट सेल की होगी, तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू और कॉस्ट और प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा, प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा। लेकिन जब क्रेडिट सेल की होगी, लेकिन जब क्रेडिट सेल की होगी, लेकिन जब क्रेडिट सेल की होगी, इधर देखें, तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में सामने देखें, अभी तक पैसे तो नहीं आए होंगे ना, तो बेटा, तो ऐसी सूरत हाल में, 1 मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लो। एक सेकेंड। यहाँ देख लें, सॉरी, यहाँ जरा स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी, माफी।
तो बेटा बच्चे ने एक सवाल किया, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या प्रॉफिट और कैश फ्लो एक ही नहीं होता? मैंने कहा नहीं यार, प्रॉफिट और कैश फ्लो में बहुत फर्क होता है। देखो ऐसा हो सकता है कि इदारे के पास प्रॉफिट अरबों रुपए में हो, करोड़ों अरबों का प्रॉफिट और जेब खाली हो, कैश कुछ भी ना हो। तो बच्चे ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप चीज सोचें, हो सकता है इदारे ने ईयर एंड से एक हफ्ते पहले करोड़ों अरबों रुपए की क्रेडिट सेल्स की हो। तो क्रेडिट सेल्स की होगी तो आपने रेवेन्यू भी बुक कर लिया होगा, सेल्स भी बुक कर ली होगी और कॉस्ट वगैरह सब, तो प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा। लेकिन जब आपने क्रेडिट सेल्स की होगी तो आपके जेब में तो कुछ भी नहीं आया होगा ना, तो आपका जेब पूरा खाली होगा। तो यस, ये मुमकिन है कि प्रॉफिट करोड़ों रुपए में हो और जेब बिल्कुल खाली हो। सही। तो शेयर होल्डर के लिए बात बहुत अहम है, शेयर होल्डर के लिए बात बहुत अहम है कि यार प्रॉफिट करोड़ों रुपए, प्रॉफिट इदारे के पास करोड़ों अरबों रुपए का है लेकिन इदारे की जेब खाली है। तो शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं ना कि प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है, प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है। तो वो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देख के पहचान सकते हैं, वो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देख के आराम से पहचान सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, इसका मतलब 3 एक्टिविटीज है कैश फ्लो में, एक ऑपरेटिंग, जागो, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। सही है, उनमें तो कोई मजदूरी नहीं है, सिर्फ आए और गए बस, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट रिकंसिलेशन है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गेम शुरू होगी प्रॉफिट से, गेम शुरू होगी प्रॉफिट से और खत्म होगी कैश फ्लो पे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक बड़ा फायदा ये है कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट में और कैश फ्लो में फर्क पता लग जाएगा। शेयर होल्डर को शेयर होल्डर को प्रॉफिट में और कैश फ्लो में फर्क पता लग जाएगा, प्रॉफिट में और कैश फ्लो में फर्क पता लग जाएगा। ओके, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट उनके सामने आ जाएगी कि प्रॉफिट और कैश फ्लो का फर्क पता लग जाएगा। तो अब हम सबको एक नियत करनी है, छोटी सी नियत, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम सबको प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। हम सबको प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है? कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। सही। चलो, अच्छा, मैं फिर एक चीज बोलता हूं, जरा सुनना और खुले दिल से सुनो, ठंडे दिल से। यार जिस तरह एसओसीआई आपने नहीं पढ़ी थी, एसओसीआई, सोशी, वो सब एक फॉर्मेट थे ना। एसओसीआई, सोशी, एसओएफपी एक फॉर्मेट था, ये भी एक फॉर्मेट है। नाउ वी आर डूइंग फॉर्मेट बेस्ड वर्क। ये तैयार फॉर्मेट्स हैं जिसमें हमें चीजें पुट करनी होंगी। जब अभी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो इन फॉर्मेट्स में आपको चीजें, नंबर्स पुट करने, आपका काम हो जाएगा। बस फॉर्मेट बेस्ड काम कर रहे हैं, फॉर्मेट बेस्ड। सही। चलो, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट प्रॉफिट इनटू कैश फ्लो। हमें प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। सही है। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इधर देखो। अच्छा, मुझे जवाब देना है यहाँ। जब कभी भी प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना हो, पहला काम होगा, लिखो अपने नोटबुक में, लिखो एड बैक ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस। सब लिखें, लिखें। Add back all non-cash expenses. Add back all non-cash expenses. Add back all non-cash expenses. सब लिखो. Whenever you need to convert profit into cash flow, first thing you have to do is add back all non-cash expenses. Add back all non-cash expenses. नॉन कैश एक्सपेंसेस की सबसे आला मिसाल है डेप्रिसिएशन। क्या मिसाल है? ये रही डेप्रिसिएशन, ये देखो, ये रही डेप्रिसिएशन। सुनो यार, आपने इनकम, इधर देखो, इनकम स्टेटमेंट में से आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करते हो। सब सोचो, इनकम स्टेटमेंट में से आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करते हो, हाँ, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करने की वजह से आपका प्रॉफिट तो कम हो गया होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करने की वजह से प्रॉफिट तो कम हो गया होगा, लेकिन हम सबको पता है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो जेब से पैसे तो नहीं गए होंगे ना। तो आपका प्रॉफिट तो गिर गया लेकिन पैसे तो अभी भी उतने ही होंगे। तो दोबारा आपको अगर कैश फ्लो तक पहुंचना है, दोबारा आपको कैश फ्लो तक पहुंचना है, तो यू नीड टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन। यू नीड टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन। ये बात समझ में आई? बताओ, वरना मैं एक और बच्चों वाली मिसाल दूं। बेटा, अगर आपको प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू ऐड बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में मशहूर तरीन नॉन कैश एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। तो वो ऐड बैक होगा। बताओ, ये बात समझ में आई? बताओ, वरना मैं और बच्चों वाली मिसाल दूं। हाँ जी,
जवाब दो, सब जवाब दें बेटा, इन्वॉल्व हो, जवाब दें यार। अब बात सुनिए, अब ये इसके बाद ये चार चीजें देखें, इसके बाद ये चार चीजें, इन चार चीजों की एक जैसी लॉजिक है। देखो चार चीजें नजर आ रही हैं, इनकी एक जैसी लॉजिक है। देखो चार चीजों की एक जैसी लॉजिक है। सुनो यार, एक चीज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ईमानदारी से बताओ, एक ट्रांजैक्शन एक ही बार रिकॉर्ड होती है ना? जैसे मेरे पास 100 रुपए आए तो मुझे अपने शेयर होल्डर को ये दिखाना चाहिए ना, बस 100 रुपए आए तो 100 ही दिखाऊंगा ना। एक ट्रांजेक्शन एक बार ही रिकॉर्ड होती है ना। तो अब कभी कभार ऐसा होता है कि एक ट्रांजेक्शन कई बार दो जगह रिकॉर्ड हो रही होती है, एक ट्रांजेक्शन गलती से दो जगह रिकॉर्ड हो रही होती है, तो फिर आपको एक जगह से रिवर्स करना पड़ता है। मिसाल सुनो, मिसाल, इधर देखो, यहाँ देखो। आइए अब मैं लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल ये सब समझाने जा रहा हूँ। इधर देखें यार, हमारे इदारे के पास एक एसेट था, उसकी एनबीवी थी 500 रुपए। हमारे इदारे के पास एक एसेट था जिसकी बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी थी? 500 रुपए, सही है। और वो हमने बेचा है, सोल्ड फॉर बेच दिया है 350 में, सही है। बेटा मुझे बताएं, हमारे इदारे के पास एक एसेट था जिसकी एनबीवी थी 500 रुपए, और वो हमने बेच दिया है 350 रुपए में। तो बताओ हमें क्या हो गया? लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया 150 रुपए का। हाँ, हमें 150 रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसी चीज की एंट्री बना के समझाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो देखें सब बच्चे, हमारे पास बैंक डेबिट हुई होगी, पैसे कितने से आए होंगे? 350। हाँ, 350 से पैसे आए होंगे। आपने पीपीई, आपका नॉन करंट एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया होगा 500 से, और आपके पास 150 रुपए का जो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा वो आपने पीएनएल में डाल दिया होगा। 150 रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल पीएनएल में डाल दिया होगा, ऐसा ही है। ऐसा ही है, देखो यही तो इसकी एंट्री बनी होगी। हाँ, अब आप जरा सोच के बताएं, सोचें इधर दिमाग से। यार ये जो पैसे आए नॉन करंट एसेट से, जो भी नॉन करंट एसेट से बिकने से जो भी पैसा आता है वो इधर देखो यहाँ आएगा। इधर देखो, वो आपकी, इधर देखो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख रहा हूँ, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। देखो 350 रुपए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड कर दोगे, 350 रुपए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड कर दोगे, सही है। और पूरा कैश फ्लो इसमें रिकॉर्ड हो गया, एवरीथिंग। असल में इस ट्रांजेक्शन से पैसे आए थे 350, असल में इस ट्रांजेक्शन से पैसे आए थे 350। तो आपने जैसे ही 350 रुपए ऐड किए, ये ट्रांजेक्शन प्रॉपर रिकॉर्ड हो गई। ये ट्रांजेक्शन प्रॉपर सही मानों में रिकॉर्ड हो गई, ये ट्रांजेक्शन प्रॉपर सही मानों में रिकॉर्ड हो गई, सही है। लेकिन अब एक बात सुनो, इस ट्रांजेक्शन का पीएनएल कितने से डेबिट किया आपने? आपने एक्सपेंस भी तो डेबिट किया है, 150 रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल। और लॉस ऑन डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट में आता है, लॉस ऑन डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट में आता है, सही है। तो इनकम स्टेटमेंट में देखो, आपने पीबीटी से शुरू कर रहे हो, तो पीबीटी के ऊपर जो भी अकाउंटेंट होगा उसने ये 150 रुपए का लॉस बुक किया होगा ना। पीबीटी के ऊपर जो भी अकाउंटेंट होगा उसने 150 रुपए का लॉस बुक किया हुआ होगा। तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का एक बार इफेक्ट, इस ट्रांजेक्शन का एक बार इफेक्ट का गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और एक बार इन्वेस्टिंग में तो लेना जरूरी था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये ट्रांजेक्शन थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। भाई नॉन करंट एसेट के जो भी पैसे आए जा रहे हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हैं। तो जब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 350 रिकॉर्ड कर दिया, तो ट्रांजेक्शन सही तरह रिकॉर्ड हो गई ना, प्रॉपर रिकॉर्ड हो गई। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, जबकि हमने क्वेश्चन शुरू किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पीबीटी से। तो पीबीटी में से जो भी अकाउंटेंट होगा, तुमने भी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, उसने लॉस ऑन डिस्पोजल लेस कर दिया होगा ना, लेस। तो आप क्या करना है, इधर देखो उसने लेस किया हुआ है, तुम लॉस ऑन डिस्पोजल को यहाँ 150 रुपए ऐड कर देना। उसने 150 रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल लेस किया हुआ है, आप उसको ऐड बैक करके जीरो कर देना, उसकी मेहनत पे पानी फेर देना। उसने पीबीटी के ऊपर लॉस ऑन डिस्पोजल सोचो ऑलरेडी लेस किया हुआ होगा, आप यहाँ ऐड बैक करके उसको कैंसिल आउट कर देना, जीरो कर दिया, कर दिया जीरो। अब बस इस ट्रांजेक्शन को एक बार, इस ट्रांजेक्शन को एक बार यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दिया, एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दिया, लो ट्रांजेक्शन एक ही बार रिकॉर्ड हो गई, दैट्स इट। और असल में 350 ही दिखाने थे, असल में पैसे 350 ही आए, सोच लें। अब लॉस ऑन डिस्पोजल क्या हो रहा है? ऐड। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब गेन ऑन डिस्पोजल, इसका मतलब गेन ऑन डिस्पोजल लेस होगा। मैंने कहा बिल्कुल, गेन ऑन डिस्पोजल लेस होगा। क्यों? समझाता हूं, इधर देखो। पहले मैं रुक रहा हूं, पहले तुम ये लॉस वाली एंट्रीज कॉपी कर लो, मैं चुप हूं, एंट्रीज कॉपी करो।
इधर देखो, अब एक एसेट था हमारे पास, सामने देखें सब, एक एसेट था हमारे पास, एक एसेट था, उसकी बिकने वाले दिन एनबीवी 500 थी। अब मैं वही लॉस वाली चीज गेन पे रख के समझा रहा हूं, एक बार फिर समझें। एक एसेट था, उसकी एनबीवी 500 रुपए थी और वो 700 रुपए में बिका। सोचो आराम से। एक एसेट था जिसकी एनबीवी 500 रुपए थी, यानी बिकने वाले दिन नेट बुक वैल्यू 500 थी और वो बिका कितने में? 700 में। तो बताओ हमें गेन हुआ होगा, लॉस? गेन हुआ होगा ना। गेन ऑन डिस्पोजल कितना हो गया होगा? 200। ठीक है, राइट। बच्चे ने कहा इसी ट्रांजेक्शन की एंट्री बना दे, मैंने कहा एंट्री बना देते हैं, कोई मसला नहीं है, आ जाओ। बताओ पैसे कितना आए होंगे? 700 में बिका है तो बैंक 700 से डेबिट हुई होगी, बैंक 700 रुपए से डेबिट हुई होगी, हाँ। अच्छा, जब भी कोई एसेट बिकता है तो उस एसेट को डीरिकग्नाइज कर देते हैं, तो यहां से हमारा पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 500 रुपए से क्रेडिट हो गया होगा, और आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल एक इनकम आ गई होगी 200 रुपए की। पक्का गेन ऑन डिस्पोजल की एक इनकम आ गई होगी। अब आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूल्स क्या कहते हैं? भाई नॉन करंट एसेट बिकने से जो भी पैसा आया, इधर देखो, नॉन करंट एसेट बिकने से जो भी पैसा आया है, पैसों का आना और जाना यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो 700 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगे, पैसे आए। 700 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगे क्योंकि पैसे आए हैं, हाँ। हाँ जी। जब 700 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, मेरी आराम से बात सुने, जब 700 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, समझ लो। इस ट्रांजेक्शन के पैसों का जो भी इफेक्ट है वो पूरा ले लिया आपने। तो अब कहीं और तो नहीं आना चाहिए ना, ये 700 रुपए ही आए, असल में 700 ही आए और वो 700 आपने रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन एक चीज सोचें, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत किससे कर रहे हैं? पीबीटी से कर रहे हैं। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत किससे कर रहे हैं? पीबीटी से। और आप सब अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं कि अकाउंटेंट गेन ऑन डिस्पोजल, अकाउंटेंट गेन ऑन डिस्पोजल यहां, अकाउंटेंट गेन ऑन डिस्पोजल यहां पीबीटी के ऊपर ऐड करता है। अकाउंटेंट गेन ऑन डिस्पोजल पीबीटी के ऊपर एक इनकम के तौर पे ऐड कर देता है, सही है। तो अब जरा सोचें, एक बार तुमने 700 रुपए वहां इन्वेस्टिंग में ऐड कर दिए, जो कि ऐड करना जरूरी था क्योंकि पैसे आए हैं, और एक बार पीबीटी के अंदर भी तो 200 रुपए ऐड हुए हैं, तो ये तो टोटल 900 रुपए आ गया ना। टोटल इफेक्ट कैश फ्लो में 900 रुपए का आ गया, जबकि असलियत में पैसे कितने आए? असलियत में पैसे कितने आए? सिर्फ 700। असलियत में पैसे कितने आए? 700। तो भाई जो 200 ऐड हुआ है वो 200 यहां से लेस कर देना, सही है। तो गेन ऑन डिस्पोजल लेस कर देना और लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड कर देना, सही। नहीं समझे? इसकी लॉजिक क्या है, देखो सुनो, मैं लॉजिक देता हूं। अगर किसी ट्रांजेक्शन के पैसे, मेरे डायलॉग सुनो, वो असल डायलॉग ये है, अगर किसी ट्रांजेक्शन के पैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, अगर किसी ट्रांजेक्शन के एक्चुअल पैसे यानी कैश फ्लो, अगर किसी ट्रांजेक्शन का एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज इनकम स्टेटमेंट की होगी, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई, उसको उल्टा कर देना, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उल्टा कर देना। तो सोचो, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी पीबीटी में से लेस हुआ हुआ होता है ना। लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, तो ऑलरेडी पीबीटी से लेस हुआ हुआ होता है, तो वो बेटा आप ऐड कर दोगे। और गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी पीबीटी में ऐड हुआ हुआ होता है, तो वो आप लेस कर दोगे, सही है। आराम से देख लो, आराम से देख लो, मैं चुप हूं। थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाओ, कोई आपने कैश फ्लो पूरी फॉर्मेट कॉपी कर लिया है। नाउ माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स इधर देखें, माय डियर स्टूडेंट्स इधर देखें। अब तीसरा नाम है इंटरेस्ट इनकम। देखो एक इंटरेस्ट इनकम है, सुनो भाई, इतनी अकल तुम सब में है, इतनी अकल तुम सब में है कि तुम अपना पैसा किसी बैंक में रख पाओ, इतनी
मेरे दोस्तों, इतनी अकल तुम सब में है कि तुम अपना पैसा किसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखाओ तो वहां से इंटरेस्ट आता है ना, इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम जो आती है कैश की फॉर्म में आती है, तो ये एंट्री बनती है। देखो, अज्यूम करते हैं तुम्हारे पास 500 रुपए की इंटरेस्ट इनकम आई है, तो 500 रुपए से कैश डेबिट होगा, और जब इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सही है बेटा, कैश डेबिट 500 रुपए और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 500 रुपए। कैश डेबिट 500 रुपए और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 500 रुपए। सही है। अब जरा सोचो, ये जो इंटरेस्ट इनकम आई है असल में ये इन्वेस्टमेंट का फल है ना, आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका फल है ना। तो इन्वेस्टमेंट के फल को इधर देखो, आंखें खोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 500 रुपए दिखाना जरूरी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये 500 रुपए दिखाना जरूरी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो है, ये इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है। सही है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा दिया। लेकिन एक मजे की बात बोलूं, जरा सोचो, तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से शुरू कर रहे हो? सोचो, तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से शुरू कर रहे हो? पीबीटी से। तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से शुरू कर रहे हो? पीबीटी से। इधर देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तुम पीबीटी से शुरू कर रहे हो, और पीबीटी में ऑलरेडी इंटरेस्ट इनकम ऐड हुई होती है भाई। ये एक मिनट, तुम एंट्री देखो, तुम्हारी एंट्री में इंटरेस्ट इनकम भी तो है। ये देखो, तुम्हारी एंट्री में तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम भी तो क्रेडिट हुई है। तो पीबीटी में ऑलरेडी इंटरेस्ट इनकम ऐड हुई भी होती है। तो जब इंटरेस्ट इनकम पीबीटी में ऐड हुई है तो इनकम स्टेटमेंट के रास्ते एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी ऐड हो गई, इनकम स्टेटमेंट के रास्ते एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी ऐड हो गई, और एक बार तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो तुम्हें दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो से दो बार ऐड नहीं हुआ। ये 500 दो बार ऐड नहीं हो गया, एक बार इन्वेस्टिंग में और एक बार ऑपरेटिंग में, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम स्टेटमेंट के रास्ते ऐड हुआ है। तो अब बताओ, दो बार आ गया ना, तो आप उसी वक्त एक बार यहां से, एक बार यहां से लेस कर देना भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस कर देना। क्योंकि आप सोचो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑलरेडी ऐड हुआ था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी ऐड हुई थी, आपने लेस करके उसकी मेहनत को जीरो कर दिया, आपने उसकी मेहनत को सिफर कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आपको एक बार वहां इन्वेस्टिंग में भी तो दिखाना है, और इन्वेस्टिंग में दिखाना फर्ज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज है, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाना फर्ज है। तो देखो, बस आप जैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करोगे 500 रुपए, तो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो गई ना एक बार। तो अब अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो कुछ हुआ है उसको उल्टा करना जरूरी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो कुछ हुआ है उसको उल्टा करना जरूरी है। तो इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी ऐड हुई थी, तो हमने यहां लेस कर दी, हमने यहां लेस कर दी। ठीक है, तो अब देखो, ये तीन चीजें जो नजर आ रही हैं, थोड़ा सा मेरे साथ प्लीज। ये तीन चीजें जो नजर आ रही हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल और इंटरेस्ट इनकम। इसकी लॉजिक क्या है बताऊं? ये वो चीजें हैं जिनके पैसे हमें कैश फ्लो में कहीं ना कहीं दिखाने थे। ये वो ट्रांजेक्शन है जिनके कैश फ्लो हमें कहीं ना कहीं दिखाने थे ना। तो जब इनके कैश फ्लो आपने दिखा दिए, तो ट्रांजेक्शन पूरी पूरी रिकॉर्ड हो गई। तो अब इनका इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ ट्रीटमेंट हुआ था उसको उल्टा कर देना, उल्टा कर देना, बस। पक्का? अब एक और चीज तुम्हारी खिदमत में पेश करता हूं, एक और चीज तुम्हारी खिदमत में पेश खिदमत करता हूं, सुनो। मुझे ये बताओ, ये इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही है? तुम इनकम स्टेटमेंट के पीबीटी से शुरू कर रहे थे ना? तुम इनकम स्टेटमेंट के पीबीटी से शुरू कर रहे थे, आंखें खोलो, इनकम स्टेटमेंट के पीबीटी से शुरू कर रहे थे, तो उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ है, याद रखना। जब तुम इनकम स्टेटमेंट के पीबीटी से शुरू कर रहे थे, तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ है, ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ है, इसको मत भूलना। ऑलरेडी तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ है। हाँ, अब आओ इधर, IS 7 की रिक्वायरमेंट है, जरा गौर से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखें, जरा गौर से यार। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में यहां देखें, इंटरेस्ट पेड भी हमें लेस करना है, इंटरेस्ट पेड का कैश फ्लो भी दिखाना है। देखो एंड में नजर आ रहा है यार, इधर देखो, मैं बल्कि और थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, इधर देखो, मैं तुम्हें और साफ सुथरा काम करके देता हूँ, ठहरो। ये देखो, और साफ सुथरा काम करता हूँ, ये देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में मेरे बच्चों इधर देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में तुम्हारे पास एक इंटरेस्ट पेड भी लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं जरा जगह बना देता हूँ। इंटरेस्ट पेड भी लिखा हुआ है एक चीज, और फिर उसके बाद एक चीज है टैक्स पेड, ये दो नाम लिखे हुए देखो एंड में है, एंड में आपने कॉपी किए थे अभी।
और यहां आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो मेरी तरफ देखें, यार जरा एक बात सोचो, जब तुम्हें इनकम स्टेट सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बिल्कुल आखिर में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आखिर में एंड में नीचे जाके तुम्हें इंटरेस्ट पेड लेस करना है ना, इंटरेस्ट पेड यानी इंटरेस्ट का कैश फ्लो भी शेयर होल्डर को दिखाना है। इंटरेस्ट का कैश फ्लो भी अकॉर्डिंग टू IAS 7 के शेयर होल्डर को दिखाना फर्ज है। तो इंटरेस्ट पेड नीचे से एक बार लेस करोगे ना। अब तुम मुझे बताओ, तुम क्वेश्चन शुरू कर रहे हो पीबीटी से, तुम क्वेश्चन शुरू कर रहे हो पीबीटी से, सोचें तुम क्वेश्चन किससे शुरू कर रहे हो, पीबीटी से। और पीबीटी में से ऊपर से इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीबीटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, पीबीटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है। सोचें पीबीटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, तो आप क्या करोगे, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है सबसे पहले आप उसको एड बैक करोगे। देखो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है आप सबसे पहले उसको एड बैक करोगे ताकि उसकी मेहनत जीरो हो जाए। पीबीटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है तो आप उसको ऐड बैक करके उसको जीरो कर दोगे, जीरो कर दिया। और अब नीचे जाके एक बार, नीचे जाके उसका कैश फ्लो एक बार दिखा दोगे, नीचे जाके इंटरेस्ट पेड का कैश फ्लो एक बार दिखा दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेड का जो नीचे वाला कैश फ्लो दिखाना फर्ज है, वो कैश फ्लो का हिस्सा है, वो कैश फ्लो का हिस्सा है। यानी IAS 7 ये चाहता है कि हर हाल में आप शेयर होल्डर को दिखाओगे इस साल कितना इंटरेस्ट पे हुआ है, इस साल कितना इंटरेस्ट पे हुआ है। ओके, तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये चार वो चीजें देखें, ये चार वो चीजें, एक, दो, तीन और चार, जिसके अंदर चार नाम है, एक लॉस ऑन डिस्पोजल, एक गेन ऑन डिस्पोजल, एक इंटरेस्ट इनकम और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये चार वो चीजें हैं जिनके कैश फ्लोज, मेरी तरफ देखें, जिनके कैश फ्लोज हमें दिखाना जरूरी है, जिनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी है। तो जिन जिन आइटम्स के कैश फ्लो, जिन जिन आइटम्स के एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी है, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट से अगर उनका कोई भी रिश्ता है तो उसको उल्टा कर देना, इनकम स्टेटमेंट से उनका अगर कोई भी लिंक है तो उसको उल्टा कर देना, उसको उल्टा कर देना। तो ये चार चीजें देखो मैंने डब्बे में डाल दी, उनकी लॉजिक आपके सामने है। मैं रुक रहा हूं, आप देख लें। हाँ भाई, अब फिर बोल रहा हूँ, तीन एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई मेहनत नहीं है, उसमें सिर्फ पैसों का आना और जाना, आए तो ऐड करो जाए तो लेस करो, उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, आपके सामने है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट रिकंसिलेशन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गेम शुरू होती है प्रॉफिट से और खत्म होती है कैश फ्लो पे। गेम शुरू होती है प्रॉफिट से और खत्म होती है कैश फ्लो पे, यानी तुम्हें प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना होता है। तो पीबीटी से मैंने शुरू किया था, पीबीटी से मैंने शुरू किया और मैंने प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन तुम्हें लिखवाई जो तुमने लिखी, एड बैक ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस, एड बैक ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस, सही है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सबसे मशहूर नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वो एड बैक कर दिया। उसके बाद ये चार चीजें, ये चार चीजें जिनमें से एक का नाम है लॉस ऑन डिस्पोजल, एक का गेन ऑन डिस्पोजल, एक का नाम है इंटरेस्ट इनकम और एक का नाम है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये चारों वो चीजें हैं जिनके एक्चुअल पैसे कैश फ्लो में दिखाने। तो जिस चीज के भी एक्चुअल पैसे दिखाने, जिसका भी एक्चुअल पैसे दिखाने, तो वो ट्रांजेक्शन पैसा दिखाते ही पूरी हो जाएगी। तो जब वो ट्रांजेक्शन पैसा दिखाते ही पूरी हो गई तो इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ हुआ है उसको उल्टा कर देना, इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ हुआ है उसको उल्टा कर देना ताकि डबल काउंटिंग से बच जाओ, ताकि डबल काउंटिंग से बच जाओ। देख लो भाई, मैं चुप हूं। अब तीन नाम है, देखो नाम पढ़ो अच्छी तरह। एक है इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटोरी, एक है इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल, एक है इंक्रीज और डिक्रीज इन पेबल। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इन्वेंटोरी, रिसीवेबल और पेबल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब देखो मैं तुम्हें
अपनी एग्जांपल दे दे के समझाता हूँ, और मैं जो बोलूंगा वो तुम लिखना, अपनी पेंसिल हाथ में रखो, अब तुम्हें लिखना होगा। सुनो, यहाँ देखो, इधर देखो, ये है तुम्हारे पास 2018, ये 19 है। देखो इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारे पास सब बच्चे यहाँ देखो, ईयर के स्टार्टिंग में 5,000 रुपए की इन्वेंटोरी थी। तुम्हारे पास ईयर के स्टार्टिंग में 5,000 रुपए की इन्वेंटोरी थी, और ईयर के एंड पे सिर्फ 3,000 की इन्वेंटोरी रह गई है। सुनो इधर देखो, तुम्हारे पास ईयर के स्टार्टिंग में 5,000 की इन्वेंटोरी थी, और तुम्हारे पास ईयर के एंड पे 3,000 की इन्वेंटोरी रह गई है। तो इसका मतलब इन्वेंटोरी अब तुम्हारी कम हो गई ना। सोचो, इन्वेंटोरी कम हो गई, तो इन्वेंटोरी कम हो गई मतलब बिक गई, इन्वेंटोरी कम हो गई मतलब बिक गई, यानी उसमें से पैसे निकल आए, उसमें से पैसे निकल आए। सोचो, फिर बोलता हूँ, ईयर के स्टार्टिंग पे तुम्हारी इन्वेंटोरी थी 5,000, और ईयर के एंड पे तुम्हारी इन्वेंटोरी है 3,000। सही है? तो इन्वेंटोरी जब तुम्हारी 5,000 से बेटा 3,000 हो रही है, 5,000 से 3,000 हो रही है, इसका मतलब इन्वेंटोरी कम हो रही है, यानी बिक गई। तो बिक गई तो उसमें से पैसे निकल आए। तो एक लाइन लिखो, चलो नेक्स्ट पेज पे, डिक्रीज इन इन्वेंटोरी इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैश। लिखो बेटा, ये लाइन लिखो, मैं भी लिखता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ। चलो, डिक्रीज, ये लिखो, डिक्रीज इन इन्वेंटोरी इक्वल इंक्रीज इन कैश। मैं ऊपर का एरो बना रहा हूं, इंक्रीज इन कैश, तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर इन्वेंटोरी बढ़ रही है तो आपका पैसा फंस रहा है, उसमें पैसे फंस रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो इंक्रीज इन इन्वेंटोरी, इंक्रीज इन इन्वेंटोरी लिखो बेटा, ये लाइन डायलॉग्स लिखो अलग से रफ में पीछे लिखो, इज इक्वल टू डिक्रीज इन कैश, वो आप नेगेटिव लिखोगे। सही है? increase in inventory is equal to decrease in cash, and decrease in inventory is equal to increase in cash। लिखो बेटा। अब एक मिनट, तीन नाम थे ना, इन्वेंटोरी, रिसीवेबल और पेबल। अब मैं रिसीवर लिख रहा हूं। देखो यहां, ईयर के स्टार्टिंग में मेरा रिसीवेबल था 6,000। सोचें जरा, ईयर के स्टार्टिंग में मेरा रिसीवेबल था 6,000, 6,000 का था, ईयर के एंड पे रह गया है 3,500। सोचो, सोचो जरा, फील करो बिजनेस। ईयर के स्टार्टिंग पे रिसीवेबल मेरा 6,000 था, और ईयर के एंड पे रह गया है 3,500। हाँ, तो इसका मतलब मेरा रिसीवेबल 2,500 से कम हो गया है। इसका मतलब मेरा रिसीवेबल 2,500 से कम हो गया, मेरा रिसीवेबल 2,500 से कम हो गया, यानी पैसे, रिसीवेबल कम होने का मतलब उसने पैसे दे दिए, रिसीवेबल कम होने का मतलब उसमें उसने पैसे दे दिए, उसने पैसे दे दिए। तो वंस अगेन, डिक्रीज इन रिसीवेबल का मतलब पैसे आ गए, इंक्रीज इन कैश। डिक्रीज इन रिसीवेबल का मतलब उसमें से पैसे निकल आए, तो इंक्रीज इन कैश हुआ। तो ये भी वही है, लिखें, डिक्रीज इन receivables equal increase in cash, decrease in receivables equals increase in cash। हाँ, और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो आपका पैसा फंस रहा है, आपका पैसा फंस रहा है, तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स इक्वल्स डिक्रीज इन कैश। आप लाजमी इसको कॉपी करेंगे। आप अब तीसरा नाम है मेरे प्यारे प्यारे जवान बच्चों, पेबल। अब जरा सुनना, अब ये उल्टा है, पेबल सुने, पेबल इज उधार, पेबल इज उधार। सुनो, मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में पेबल थे 5,000 के, और ईयर के एंड पे रह गए हैं सिर्फ 3,500 के पेबल। सुनो, मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में पेबल थे 5,000 के, और ईयर के एंड पे रह गए 3,500 के पेबल। पेबल उधार है, तो इसका मतलब मेरा उधार कम हो गया, तो मैंने उधार चुका दिया ना, मेरा उधार कम हो गया तो मैंने उधार चुका दिया, उधार पे ऑफ कर दिया ना। तो देखो, इसका मतलब डिक्रीज इन पेबल का मतलब पैसे गए, डिक्रीज इन पेबल का मतलब पैसे लौटा दिए, तो इसका पैसों से डायरेक्ट रिश्ता है। तो ये क्या है, इधर देखो, डिक्रीज इन पेबल्स, यहां देखें, decrease in payables equals decrease in cash, ये देख लें,
और इंक्रीज इन पेबल्स का मतलब आपने किसी से लोन ले लिया है तो अब पैसे आ रहे होंगे। इंक्रीज इन पेबल्स का मतलब इंक्रीज इन कैश। सही है। अब ये बात जहन में डालने के लिए टीचर्स हमेशा यूं बोलते हैं कि देखो इन्वेंटरी और रिसीवेबल का इनवर्स रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है। आंखें खोल के देखो प्लीज, आंखें तो खुली रखो मेरे बच्चों। इन्वेंटरी और रिसीवेबल का कैश से इनवर्स रिश्ता है, जबकि पेएबल का कैश से डायरेक्ट रिश्ता है। इन्वेंटरी और रिसीवेबल का कैश से इनवर्स रिश्ता है, जबकि पेएबल का डायरेक्ट रिश्ता है। नोट डाउन करें, नोट डाउन करना जरूरी है। अब मेरे प्यारे जवान बच्चों इधर देखो। अब देखो ये तीन चीजें हैं, देखें इधर, देखें इधर, देखें प्लीज। अब आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लॉस और गेन वगैरह करने के बाद ये तीन नाम है, इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेएबल। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बता दूंगा। इनका इंक्रीज डिक्रीज सब आपको मूवमेंट नजर आ रही होगी। तो अकॉर्डिंगली जो लिखा है ना कि इंक्रीज की क्या ट्रीटमेंट होगी, डिक्रीज की क्या ट्रीटमेंट होगी, वो ट्रीटमेंट करके आप यहाँ ऐड और लेस कर देना। देखो यहाँ पर ऐड और लेस कर देना इन तीनों को। सही है, इन तीनों को, इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेएबल को। अब इस पूरी लाइन को नेट ऑफ करना। अब इस पूरी लाइन को मेरे बच्चों इधर देखो, इस पूरी लाइन को अब आप नेट ऑफ करोगे और यहां पर इधर देखें, यहां 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 ये देखो, ये एक नेट नंबर आ जाएगा। इस सारी लाइन को आप नेट ऑफ करोगे और यहाँ एक नेट नंबर आ जाएगा। ऊपर ऊपर जो कुछ भी पीबीटी लिखा हुआ है ना, ऊपर जो भी पीबीटी लिखा हुआ है उसके साथ आप इसको, पीबीटी के साथ आप इसको ऐड और लेस कर दोगे। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेट अमाउंट करके आप अब जो चीज निकालोगे उसका नाम है, ये देखो पढ़ो, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये देखें, अब जो चीज आप निकालोगे वो है कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा कुछ कुछ बुक्स में लिखा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कैश प्रॉफिट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कैश प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कैश प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। अब इसमें से दो चीजें लेस कर देना, एक इंटरेस्ट पेड पूरा एक्चुअल कैश दिखा देना, और एक टैक्स पेड यहां से लेस कर देना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से दो चीजें लेस कर देना, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड लेस कर देना। जब इन दोनों को लेस करोगे तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म। अब जो लाइन आएगी फाइनल उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ यार, जब आपने पहली बारी जो मेहनत खत्म की थी ना, उसके बाद जो नंबर आए थे, देखो येलो हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का देसी मतलब ये कैश प्रॉफिट। कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का देसी मतलब है कैश प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बस अब इसमें से एक इंटरेस्ट पेड लेस कर देना और एक टैक्स पेड, एक इंटरेस्ट पेड लेस कर देना और एक टैक्स पेड लेस कर देना, एक इंटरेस्ट पेड लेस कर देना और एक टैक्स पेड लेस कर देना। हाँ, हाँ जी, बोलो भाई। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी खत्म, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी खत्म, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी खत्म। हाँ जी। अब मैं पूरी क्लास से एक क्विज कर रहा हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। जिसने जवाब दे दिया इसका मतलब उसका दिमाग चल रहा है, उसका चल रहा है। और जवाब देने की कोशिश करना है, आप कर लिख के दे जवाब देना। देखो मैंने, सामने देखें, ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, मैंने इंटरेस्ट पेड, ये देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा यहाँ देखो, मैंने इंटरेस्ट पेड नीचे से लेस किया ना, इंटरेस्ट पेड नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेस किया, तो एक बार इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक भी किया। देखो ऊपर, ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैंने एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड बैक भी किया। पूरी क्लास फिर देखे, मैंने जब इंटरेस्ट पेड नीचे लेस कर रहा हूँ तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर ऐड बैक भी हो रहा है। ठीक है। लेकिन मैं टैक्स पेड नीचे से यहां से लेस कर रहा हूँ, ये देखो टैक्स पेड नीचे से लेस हो रहा है, तो टैक्स एक्सपेंस ऊपर ऐड बैक क्यों नहीं हुआ? टैक्स एक्सपेंस को ऊपर ऐड बैक क्यों नहीं किया, कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? अच्छा सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्यों भाई?
एक्सेलेंट, क्योंकि हम शुरुआत पीबीटी से कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो टैक्स तो आज तक एक बार भी लेस नहीं हुआ ना, तो टैक्स तो पहली बार ही लेस हो रहा है, टैक्स तो पहली बार ही लेस हो रहा है भाई, टैक्स तो पहली बार ही लेस हो रहा है, तो टैक्स के अंदर कोई रिवर्सल वगैरह नहीं है, जबकि इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस हो चुका था और दोबारा लेस कर रहे थे, तो 2 बार लेस हो रहा था, इसीलिए एक बार ऐड कर दिया, इंटरेस्ट 2 बार लेस हो रहा था, इसीलिए एक बार ऐड कर दिया, एक बार ऐड कर दिया। अब मेरी बात सुनो, सामने तो देखो, सामने देखो बेटा, सामने देखो, सामने, इधर मैं आऊं, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। यार 3 एक्टिविटीज थी, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। अच्छा मैं एक, अभी मैंने अपने प्लान को चेंज किया है, वैसे मैंने जिंदगी में जब भी कैश फ्लो पढ़ाया तो डायरेक्ट लेक्चर के साथ एक सवाल कराता हूँ, लेकिन इसका सवाल भी बड़ा होता है, तुम लोग छोटे हो, मासूम हो, और ऑनलाइन क्लास में मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देख सकता ना, वरना फिजिकल क्लास में शक्ल देख सकता हूँ, तो इसलिए मैं अभी आज सवाल नहीं करा रहा, लेकिन मैं 1-2 बार चीजें रिकॉल कर दूं। सुनो, ऑपरेटिंग 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, सही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ मुश्किल है नहीं, इसमें मेहनत है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना, देख लो बेटा, देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देख लो, पैसों का सिर्फ आना और जाना है, सिर्फ आना और जाना है, देख लो, नॉन करंट एसेट बाय किया तो पैसे गए थे, नॉन करंट एसेट बेचा तो पैसे आए थे, इंटरेस्ट रिसीव में पैसा आया था, याद है, तो देखो सिर्फ पैसों का आना और जाना है, सिर्फ पैसों का आना और जाना है, देख सकते हैं आप, सही है, ठीक है। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी, फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज हैं, लेकिन उसमें भी पैसों का आना और जाना, प्योर पैसों का आना और जाना, तो शेयर इश्यू की वजह से पैसे आते हैं, लोन लोगे तो पैसे आएंगे, लोन रीपे करोगे तो पैसे जाएंगे, और ऑर्डिनरी डिविडेंड दोगे तो भी पैसे जाएंगे, सही है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्योर मेरे बच्चों पैसों का आना और जाना आता है, प्योर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पैसों का आना और जाना आता है, सही है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यस, प्रॉफिट रिकंसिलेशन है, गेम शुरू होती है प्रॉफिट से और खत्म होती है कैश फ्लो पे, गेम शुरू होती है प्रॉफिट पे और खत्म होती है कैश फ्लो पे, प्रॉफिट से शुरू होकर कैश फ्लो पे खत्म होती है, सही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये फायदा है, एडवांटेज लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि जिसको शेयर होल्डर एक नजर देख लेना, शेयर होल्डर एक नजर देख लेना, सामने देखें, शेयर होल्डर एक नजर देख ले तो उसको पता लग जाता है प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है, शेयर होल्डर एक नजर देख ले तो उसे पता लग जाता है कि प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है, प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है, सही। और वाकई प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क होता है, मैंने आपको बताया तो सही कि मुमकिन है कंपनी के पास करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो लेकिन जेब में एक पैसा ना हो, ऐसा हो सकता है, सही। तो शेयर होल्डर को इसका फर्क भी पता लग जाता है, और ये इसका फॉर्मेट है। अच्छा देखें, मैं फिर एक बात बोलता हूँ, अभी तक तुमने सवाल एक भी नहीं किया, मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा और तुम लोग को माहिर, इंशाल्लाह तुम लोग माहिर हो जाओगे, जब तुम लोग करोगे ना प्रैक्टिस, माहिर हो जाओगे, डरो मत। ये एक फॉर्मेट बेस्ड चीज है, जब बच्चे बिगनर होते हैं ना तो मैं उनको पहले एडवाइस कर देता हूँ कि ये जो अभी इस वक्त स्क्रीन है ना, ये अपने सामने रख लो, बस कैश फ्लो बनाते वक्त ये स्क्रीन अपने सामने रख लो ना, तो तुम आराम से कैश फ्लो इसको फॉलो करते करते सारी कैश फ्लो बना लोगे, इसको फॉलो करते करते आराम से कैश फ्लो तुम बना सकते हो, इसको फॉलो करते करते कैश फ्लो बना सकते हो। अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, यार मैंने पिछले दिनों तुम्हें एक टैक्स का अकाउंट बनाना सिखाया था, याद है, पिछले दिनों मैंने लास्ट क्लास में सिखाया टैक्स का अकाउंट, आओ मैं तुम्हें वो अकाउंट एक बार याद दहानी करा देता हूँ, इधर देखो, ये देखो, याद है बेटा आप लोगों ने टैक्स का अकाउंट बनाया था मेरे साथ, ये वो टैक्स का अकाउंट अब यहाँ आएगा क्योंकि आपको टैक्स पेड निकालना होगा, देखें इधर आप लिखना ओपनिंग, ये ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी होगी, ये आपको बैलेंस शीट में मिलेगी ओपनिंग, ठीक है, बैलेंस शीट से मिल जाएगी, फिर ये कैरेट डाउन होगा, इधर देखें क्लोजिंग, ये होगी क्लोजिंग टैक्स लायबिलिटी, ये पिछली क्लास में समझा दिया है आपको, ये पिछली क्लास में सब बच्चों को मैंने अकाउंट बनाना सिखाया, मैं ही था यार, सिखाया तो है यार, ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी क्लोजिंग, फिर यहाँ आता था पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट में से ये उठा लेना, टैक्स एक्सपेंस ये आएगा, ये होता है, ये आपको तीनों चीजें गिवन होंगी, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, याद है ये भी आपको गिवन होगा,
तो अब आपको क्या निकालना होगा बताऊं, ये आ जाएगा टैक्स पेड, ये आ जाएगा टैक्स पेड। बेटा इधर आपको ये ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा, देखो ये अब ये रूटीन काम है, ये ओपनिंग भी गिवन होगा, ये क्लोजिंग भी गिवन होगा और ये पीएनएल भी गिवन होगा। तो आपको कैलकुलेट करना होगा ये कैश की फिगर, यानी इसको हम बोलेंगे टैक्स पेड, इसको क्या बोलेंगे हम, टैक्स पेड। सही है, ये एक बार फिर अकाउंट कॉपी कर लो ताकि तुम्हें ये फिर याद रह जाए, तुमने वैसे तो किया था मेरे साथ लेकिन फिर कर लो। लिख लिया भाई, लिख लिया बच्चों? हाँ भाई बोलो, बोलो जी। लिख लिया मासूम बच्चों, लिख लिया, बोलो। अब मेरी अर्ज सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को कान खोल के सुने और रिलैक्स होके सुने। आज मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने फॉर्मेट लिखा है, फिर मैं कह रहा हूँ कोई नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट नहीं करना जब तक सवाल ना कर लो, सवाल मैं खुद कराऊंगा तुम्हें, सही है? तो 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना, इनफ्लोज आउटफ्लोज, इनफ्लोज आउटफ्लोज, और ये सारे मेजर तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होती है प्रॉफिट से और खत्म होती है कैश फ्लो पे, वो तुम्हारे सामने फॉर्मेट तो लिख दिया है, लेकिन बहरहाल जब मैं करवाऊंगा तो तुम और अच्छी तरह सीख जाओगे। एक जो टैक्स पेड का मैंने तुम्हें बताया, अकाउंट बना के टैक्स पेड निकल आएगा, अकाउंट बना के टैक्स पेड निकल आएगा, सही है? अब मेरी आप लोगों के लिए क्या रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कंपनी अकाउंट्स की मैंने आपको एग्जाम किट भेजी हुई भी है और आप लोगों का होनी भी चाहिए, और आप लोगों को दोनों किट साथ साथ करनी होती है, बीपीपी कैप्लन। तो कंपनी अकाउंट्स की मैंने एमसीक्यूज वाली क्लास भी हमने आपको भेजी हुई है, उनके एमसीक्यूज सॉल्व कराए हुए जो एग्जाम किट के, वो भी आपने देखनी थी, आप पे फर्ज था, नहीं किया तो आपकी आपकी गलती है, अभी भी कर सकते हो। बहरहाल उसकी दोनों किट्स कर लो, दोनों किट्स के एमसीक्यूज और ओटी केसेस, एमसीक्यूज ओटी केसेस और फाइनल अकाउंट के जो बड़े सवाल आते हैं वो सब कर लो, क्योंकि मैंने भी 5 सवाल खुद कराए थे, याद है ना? कौन कौन से हमने किए थे, पोलार्ड कंपनी किया था, आरपी एटन किया था, टॉनसन कंपनी किया था, संडाओ पीएलसी किया था और मेल राइट किया था, याद है? एक्सपेंसेस बाय नेचर वाले और बाय फंक्शन वाले मेरे बच्चों आपको सवालात कराए थे। तो बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये चीजें आप लोग कर लें, अपनी एग्जाम किट्स पैक कर लें ताकि आप लोग का टेस्ट भी हो सके, ठीक है? और अब इसका जो सवाल है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मीटिंग में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, सही है आपको? ओके, चलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।